अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग। एज यू नो दैट काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होती हैं, अभी हमने थोड़ा ही पोर्शन कवर करा है। फिर हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग। वी ऑल हैव रेडेड कैपिटल बजटिंग इन आवर एफएम क्लासेस, ठीक है। कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व क्या करता है, इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन डिटरमाइनिंग विच प्रोजेक्ट टू अंडरटेक बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉस्ट एंड रिस्क। आप अपने कैपिटल को कहाँ लगाना चाहते हो, दैट इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग। जहाँ पे आप देखते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट जो भी आप डिटरमाइन कर रहे हो वो कितना वर्थफुल होगा, जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे, राइट। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरीथिंग लाइक, तो हम सारा जो एनपीवी मेथड होता है, तो कैपिटल बजटिंग के जितने मेथड्स होते हैं, बेसिकली आप अंडरमाइन करते हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी एग्जैक्टली कितनी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, राइट। इससे क्या होता है, फर्म एलोकेट कर पाती है अपनी कैपिटल को एफिशिएंटली व्हेन दे गेट टू नो दैट दिस इज द पे बैक मेथड। हमने बहुत सारे मेथड देखे, व्हेन दे रियलाइज दैट यू नो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी फ्रूटफुल, देन दे कैन easily allocate their capital thanks to capital budgeting, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की, तो ये एग्जामिन क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट को, behavior of financial assets such as stock, bond and derivatives, ठीक है। As you know, majority of it, not, I won't say in India that majority of developed nations are investing their money in stock market, bond market. Indians are actually also seeing a rise, हमारे इंडिया में भी rise हो रहा है, but not with that much intensity which I think everyone is expecting. Why? Because as of now, from what I know, that there are only 8 crore demat accounts, right? And only 5 crore, oh sorry, 5 crore or more have 15,000 rupees share or plus, ठीक है। The majority of Indians demat account holder don't invest much, right? So probably could be two more reason. Firstly, because इंडिया में stock market is being considered as gambling, तो gambling consider करा जाता है। बॉन्ड्स का होता है, बॉन्ड्स में इंडियन बॉन्ड्स कभी भी इंडिया में इतने डेवलप नहीं हो पाए, एज यू नो बॉन्ड्स मार्केट failed big time in India. But if you know, if you have studied about financial market in US, bond market is bigger than stock market. In India it's the reverse, stock market is bigger than bond market. सिर्फ इंडिया में ही ऑपोजिट है, नहीं तो इन एवरी मेजर डेवलप्ड नेशन दिस होल्ड्स ट्रू दैट बॉन्ड मार्केट इज बिगर देन स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स भी हैं हमारे, फ्यूचर ऑप्शंस, राइट। तो इट हेल्प बिजनेसेस मेक फाइनेंशियल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। जब आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो तो आप एज अ बिजनेस विन विच स्टॉक यू शुड इन्वेस्ट, इन विच बॉन्ड यू शुड बाय, व्हेन यू शुड बाय, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, तो ये सारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ब्रांच कवर करती है। फिर उसके बाद है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाई करना इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को वेरियस बिजनेस डिसीजन में, जैसे प्राइसिंग, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो बेसिकली जब हम मैनेजरियल, बिकॉज you know at managerial level you have to take the bigger decisions, right? As you know, as someone who will be proceeding ahead to the managerial level, they will get to know that at one stage of your progression in career, you have to take such important and crucial decisions such as pricing, resource allocation and strategic planning, right? तो वहाँ पे काफी, that is very hectic job. People think that that managers have lesser work. No, they have higher worth decisions, right? तो उनको decisions जो होते हैं वो काफी impactful होते हैं, the impact rings through the whole organization. So be it pricing, be it resource allocation, everything has to be studied, that how much the pricing of a product should be, how much the resource should be allocated to this department, and finally what should be the strategy to go ahead and to make sure the company reaches and accomplishes their goals, okay। so this is what managerial decision making is all about। फिर हम बात करते हैं गेम थ्योरी की। देखो गेम थ्योरी क्या करता है कि एनालाइज करता है स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन अमंग फर्म्स इन सिचुएशन वेयर द आउटकम ऑफ वन फर्म डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो सिंपली सी बात है, गेम थ्योरी का मतलब क्या है, यू आर जस्ट वेटिंग समटाइम्स। लेट्स सपोज कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, विद एग्जांपल थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आता है। सो गेम थ्योरी में बोथ द पार्टीज आर एट गेन्स, ऐसा माना जाता है दैट बोथ कैन कम आउट एज विनर। है जैसे कोका कोला है एंड पेप्सी है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर इफ कोका कोला इंक्रीजेज देयर प्राइजेस, पेप्सी ऑटोमेटिकली हैव टू इंक्रीज देयर प्राइजेस एज वेल, ठीक है। बिकॉज दे आर competing in a very
close nature of business, right? So if Coca-Cola want to increase the prices, they have to see if Pepsi will reciprocate or not, ठीक है? इन्होंने प्राइस बढ़ा दी, पेप्सी ने बढ़ाया, तो पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, बट दे actually strategize or analyze in such a way that, let's suppose Coca-Cola also increases their prices, Pepsi will also increase their prices because they see that there are more margins now. It's better that way. कोका ने प्राइस बढ़ा दिया, पेप्सी विल फॉलो अप। व्हाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि चलो डिमांड स्टेबल है, बट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा अगर हम थोड़े प्राइस दोनों के दोनों एंजॉय कर लें, रादर देन आई कम्पीटिंग। हम फिर लेट सपोज, चलो हम इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है? कोका कोला एंड पेप्सी, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेट सपोज 70 रुपीज़ है 2 लीटर प्राइस का, एंड इसके बाद क्या होता है, कोका कोला बढ़ा देता है प्राइस, ठीक है? 75 करता है, पेप्सी डजंट, पेप्सी 70 पे ही रहता है, इसका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। कोका कोला देखता है कि इसने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो पहले वो 70 करेगा, उसके बाद वो 65 करेगा, तो इसको भी अब 65 करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका मार्केट शेयर जो इसने गेन करा था वो इधर चले जाएगा। सो प्राइस वॉर पे ना जाने से बेटर है कि पेप्सी जो इनिशियल स्टेज में ही ना 70 की जगह फर्स्ट अकरेंस में उसे 75 कर देगा। वाई? बिकॉज दे बोथ वांट टू गेन एट दिस स्टेज, ठीक है? गेम थ्योरी का मतलब ये है कि हम पता लगा पाएंगे कहाँ पे यू कैन गेन। तो यहाँ पे कोक और पेप्सी दोनों यहीं पे गेन कर पाएंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी। वाई? बिकॉज कोका कोला ने प्राइस बढ़ा दिया एंड पेप्सी हैव टू फॉलो इट अप। वो प्राइस स्टेबल रखेगा तो भी प्रॉब्लम है, फिर बिकॉज कोका कोला भी ऐसा नहीं कि कोई छोटी कंपनी, दे विल गो इनटू अ प्राइस वॉर। प्राइस वॉर से कंज्यूमर्स का फायदा होगा, बट एक कंपनी को मेजर लॉस हो जाएगा, और वो कंपनीज कभी ऐसा नहीं चाहती। एक और जो चीज़ है वो है इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो बात करती है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज, ठीक है? हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स की, यू हैव टू रियलाइज काफ़ी सारी जो मार्केट्स हैं वो डिपेंडेंट है यूएस मार्केट पे, ठीक है? हाउ इज यूएस मार्केट परफॉर्मिंग, हाउ इज यूएस डॉलर एज अ करेंसी परफॉर्मिंग। अगर यूएस डॉलर गिर रहा होता है, देन यू कैन सी दैट मार्केट इज नॉट डूइंग वेल। अगर यूएस डॉलर बढ़ रहा है एट अ स्टेबल रेट, देन इट इज फाइन। व्हेन यूएस डॉलर इज इंक्रीजिंग एट अ हायर पेस, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, एज यू नो कि कभी जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है तो इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स अ हिट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। कंपनी जैसे, अगर आपने देखा होगा, इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज़, इंडिया में जो डायमंड का ट्रेड होता है दैट गोज टू इसराइल, काफ़ी इसराइल में जाता है, एंड रशिया एज वेल। तो रशिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया है फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, एंड सेम विद इसराइल। सो इंडिया डायमंड इंडस्ट्री इज बिन इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, ठीक है? तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका पार्ट बना था। नाउ आज हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें विल टॉक अबाउट, एक सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, उसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, द बेसिक्स, राइट? सो व्हाट वी ऑल स्टडीड टिल नाउ, इट्स जस्ट द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। हु सेट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? इट्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड दो तीन इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश इन 1935 बेस्ड अपॉन 1934 जो आरबीआई का एक्ट है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आई थिंक, आई होप ऑल ऑफ यू नो, शांति कांता दास इज द गवर्नर एज ऑफ नाउ, ठीक है? गवर्नर जो है हमारे शांति कांता दास है, राइट? सो बेसिकली दिस इज आरबीआई। आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़े मैंने आपको दे दी, राइट? आरबीआई इज इन द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। काफी लोगों को ये लगता है, बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई बिल्कुल भी ओल्डेस्ट बैंक नहीं है इंडिया का। इवन एसबीआई इज, इवन एसबीआई और मेनी अदर पीएसयू बैंक्स आर ओल्डर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। देखो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है, वेपन है किसका? हमारे आरबीआई का, जिससे वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं? अब उन्हें लगता है कि जब दे हैव टू इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बहुत ज़रूरी पार्ट है एक इकोनॉमी का। जब मनी आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो पीपल स्पेंडिंग विल इंक्रीज, पीपल की ज़्यादा स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे उसके
इम्प्लीकेशन होते हैं, तो कंपनी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक टूल है, वेपन है किसका, आरबीआई जो हमारा एपेक्स बैंक है। वैसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एपेक्स बैंक्स होते हैं, जिससे आप मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हो। देखो, अ कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी इज द मेजर टेकन बाय इट्स एपेक्स बैंक्स, जो अपने मैंने बताया, टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। द पॉलिसी इन टर्न हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. It decide the measures required by assessing the country economic scenario, the country needs, and how to facilitate its growth. Inflation, GDP, and growth rate influence monetary policy economics. तो दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ से वो इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, दैट एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या। देखो, सिंपल सी मतलब है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जिससे आप मनी का जो है सप्लाई रोकती है या बढ़ा सकती है। आरबीआई के पास टूल है, वेपन है। अब कब टूटती है, कब बढ़ाती है, देखो पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब मनी सप्लाई कम कर रही है, क्या है। द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब वहाँ पे मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, जिससे हम इन्फ्लेशन को मैनेज करें। जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो लोगों के पास मनी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उस रेट से नहीं बढ़ा, लेट सपोज मैंने छोटा एरो बनाया, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एज देर आर मोर पीपल हु आर रेडी और विलिंग टू पे हायर प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब मनी सप्लाई काफ़ी एक्सेस हो जाता है, मनी काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन बिल्कुल ही ठप है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, केओस आ जाता है जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एज यू नो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जाते हैं, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेजर ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जिससे आप क्या करते हो, मनी सप्लाई जो है ज़्यादा है उसको कम कर दो, ठीक है। आप जितना भी पैसा है मनी का, वो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में परचेज करने में लगा दो, तो परचेजिंग शुरू कर देते हैं। डिक्रीज, जिससे क्या हो, परचेजिंग पावर रुक जाए। आप लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इससे हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाती है। जब लोन के इंटरेस्ट रेट कम बढ़ जाएंगे, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, बेसिक राइट। जब हमें स्पेंडिंग बढ़ानी है, तब लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, कम कर दोगे तो बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो फिर ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, ठीक है। A decreased purchasing power characterizes inflation due to high money supply in the market. The basic idea is that as money supply is reduced, it will also reduce the money available to the customer. जब money supply ही reduce कर देंगे, तो लोगों के पास जो पैसा बच रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा excess spending नहीं करेंगे। They would not be able to buy certain commodities with lesser money, leading to lesser demand. जब आप डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, then you will able to achieve your objective कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। This decrease in demand would then lead to reduction in commodity price and hence control inflation. जब डिमांड जब आपकी कम होने लगेगी, तो प्राइस जो है वो भी कम होने लगेगा, बिकॉज दे विल रियलाइज कि डिमांड तो बढ़ नहीं रही है, तो हम प्राइस इतना ऊपर क्या करेंगे, प्राइस नीचे कर देते हैं, तो में भी थोड़ी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में लेके जाती है। सो व्हेन यू हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, विच पॉलिसी यू हैव टू यूज, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। याद कर लेना क्या है, अभी मैंने समझा है, यू कैन इजीली गो थ्रू इट, रिवाइंड कर लो, एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें दिस इज ऑब्वियसली ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मनी सप्लाई कम है, आपको बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट डाउन कर दोगे, डिमांड जो है उससे बढ़ जाएगी, ठीक है। एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस टू टैकल इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन, जब रिसेशन आ जाती है। इट एम्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ानी है। अभी मनी सप्लाई कम है, जो इस सिचुएशन में होता है, हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है। तो इसमें क्या होगा, लीडिंग टू हायर परचेसिंग पावर, जिससे ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के पास टू स्पेंड। इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जिससे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी कमोडिटीज़ की। विद इन इन्फ्लक्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, पीपल वुड हैव मोर टू बाय एंड कंट्रोल ऑफ स्लो डाउन, मतलब अब ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो पैसों के इन्फ्लेशन भी थोड़ा राइज करने लगेगा, स्लो डाउन हट जाएगा। दे वुड स्पेंड मोर, हेल्पिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन। तभी हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इवल,
ठीक है। हम स्लो डाउन और रिसेशन में नहीं जाते, बिकॉज अगर जब प्राइसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लोग स्पेंड नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और राइज करने लगेगा. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दैट देयर शुड बी स्टेबल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. वाई? बिकॉज जब स्टेबल इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन में, वी विल गेट टू नो दैट that people are able to generate more income. Unemployment won't be that much high. ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटी तभी होती है जब आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड वे में बढ़ रही होती है. ठीक है. सब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के एग्जांपल क्या है? टैक्स कट कर दिया आपने, टैक्स कट कर दिया और डिक्रीज कर दी लेंडिंग रेट. ठीक है. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शनरी का एग्जांपल क्या होगा? इसका ऑपोजिट. ऐसे एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. आप टैक्स रेट्स बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं ऑफ व्हाट? हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के. एक्सपेंशनरी क्या है? इसके ऑपोजिट, टैक्स कम कर दो, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम कर दो, तो इसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कुछ टूल्स की, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की. क्या क्या है टूल्स जिससे हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं? हम इन डिमांड एंड सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशन फर्स्ट है, जिसमें आरबीआई क्या करता है? सेल करता है या बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ठीक है. अगर उन्हें क्या करना है, मनी सप्लाई जो है बढ़ानी है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट की जो है हमारी सेल कर देंगे, उसके बाद सॉरी बाय कर लेंगे जितनी भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा चले जाएगा. और फिर कभी कभी आरबीआई क्या करता है, जब उन्हें मनी सप्लाई कम करनी हो, तो आरबीआई जो है सारा सेल कर देगा, जिससे गवर्नमेंट के पास चले जाए. ठीक है. तो इट कैन सेल एंड बाय बैक दीज सिक्योरिटीज फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टू केटर टू मॉनेटरी पॉलिसी गोल. इफ द आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट वुड रिड्यूस द मनी सप्लाई. जैसे मैंने अभी बोला आपको, मनी सप्लाई उसे रिड्यूस करनी है आरबीआई को, तो क्या करेगा? सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देगा और गवर्नमेंट से पैसा ले लेगा. ठीक है. सिंपल सा इसका लॉजिक है. जैसे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन में. तो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इनके पास होती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेंगे? अब इन्हें मनी सप्लाई ना रिड्यूस करनी है, तो इसे बेच देंगे. अब इन्हें खरीदेगा कौन? इंस्टीट्यूशंस, कुछ कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी. तो जो वो करेंगे, सेल कर देंगे टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल कर दिया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर दिया. सो व्हाट विल दे डू? इंस्टीट्यूशंस. सो व्हाट विल दे डू इज बेसिकली दे विल पे फॉर इट. ठीक है. मनी सप्लाई करेंगे. मनी किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास. ठीक है. वो उनको सिक्योरिटीज देंगे और ये लोग इन्हें पैसे देंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? एकदम से रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. अब वहीं पे अगर आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो बाय कर लेंगी इन लोगों से और पैसे इनको दे देगी बदले में. ठीक है. ऑपोजिट होगा उसका. तो बस ये लॉजिक से आपको याद रखना है कि जिस केस में आरबीआई को बेचना होगा, बेचेगा किसको? टू द इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन बेचेगा, तो इंस्टीट्यूशन आरबीआई को क्या देगा बदले में? पैसा. तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. जब भी आरबीआई के पास पैसा आएगा, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. जब भी आरबीआई अपनी तरफ से पैसा बेचेगा, जब वो बाय करना चाहेगा, जब वो बाय करेगा, तो उसके बाद वहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. ठीक है. तो ऑपोजिट होता है हमेशा. ठीक है. फिर हम बात करते हैं बैंक रेट की. ये इस एग्जांपल से हमेशा याद कर लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब सेल कर रहा है टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन मनी दे रहा है आरबीआई को. जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है फ्रॉम दिस इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, तो आरबीआई इनको पैसा दे रहा होता है. जब बाइंग करने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जब सेल करने जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा. सिंपल. जब आप बाय करने जा रहे हो, यू विल रिसीव मनी. व्हेन यू सेल, यू विल बाय करने जाओगे तो हाँ, तो पैसे मिलेगा. सेल में आपको पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन मनी का एग्जाम्पल हो गया. फिर अब बात करते हैं बैंक रेट में. इंटरेस्ट रेट विच एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. इसका याद कर लेना, आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक. ये बहुत पूछा जाता है काफ़ी बार कि बैंक रेट क्या होता है. टू सीबी एन इंक्रीज इन बैंक रेट. अगर जैसे है आपको कमर्शियल बैंक को भी काफ़ी बार ना पैसों की शॉर्टेज पड़ जाती है,
तो अगर आप बैंक रेट बढ़ा देते हो तो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो दे विल बी लेफ्ट आउट विद लेस मनी। तो लेस मनी की वजह से क्या, मनी सप्लाई आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम मैं बात करूँ, मेरे को बैंक रेट अगर मैंने कम कर दिया तो बैंक्स विल हैव मोर मनी स्पेयर विद देम, तो उसके बाद मैं मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ठीक है। एन इंक्रीज इन बैंक रेट वुड ऑटोमेटिकली मेक इट more expensive for bank to lend money, leading to higher interest rate for the public. It would have the opposite effect if the RBI reduced the bank rate and subsequently made it cheaper for the public to borrow from money from the bank. So this is how we can control money supply as well. Open market operations, bank rate. Then there is third, cash reserve ratio. Cash reserve ratio क्या है कि कुछ ना कुछ portion of money bank has to deposit with the रिजर्व बैंक, ठीक है। कैश में रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे अगर बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं तो कैश रिजर्व रेशियो दैट करंटली इज गोइंग इज 4.50। अगर आपको नहीं पता है तो करंटली इतनी चल रही है, तो इतना रिजर्व में रखना पड़ेगा 100 रुपीज़ में से, बाकी बचा वो लेंड कर सकता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इज बेसिकली द अमाउंट दैट बैंक हैव टू कीप अप विद देमसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ अमाउंट दे कैन लेंड, तो इसको हम कैश रिजर्व बोलते हैं। Is the portion or percentages of deposit that any commercial bank has to deposit with the RBI using modern monetary policy rule. The RBI can increase or decrease the percentage to control the money supply. ठीक है। अब मेरे को मनी सप्लाई कैसे इम्पैक्ट करनी है, अगर मैंने CRR बढ़ा दिया है जिससे बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो वो कम लेंड कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई रुक जाएगी। अगर मैं CRR कम कर दूंगा तो बैंक के पास एक्सेस पैसा बचेगा तो एक्सेस मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो CRR अभी करंटली कितनी चल रही है, 4.5%। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये भी है, दिस इज 18% इफ आई एम नॉट रॉन्ग करंटली, इज अ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देम। SLR उनको खुद रखना होता है अपने पास, CRR उन्हें RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। इट कैन बी प्रेजेंट इन कैश, कैश में रख सकते हो, और गोल्ड विद इन द बैंक, आपको कैश या गोल्ड में बैंक के अंदर रखना पड़ता है। RBI ये भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जैसे उन्हें लगता है मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए। तो कैश रिजर्व रेशियो भी रखना है, SLR भी रखना है, उसके बाद जो बचा हुआ है उतना ही आप लेंड कर सकते हो, सब कुछ आप लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, मेजर है मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी का। ये बहुत आते हैं, ये जो ओपन टूल्स करा रहा हूँ ये सारे के सारे आप मिस मत कर रहे हैं, तभी मैंने एंड में रखे थे, जिससे आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखो और यहाँ तक पहुँचो, और इसको रिवाइज करना ज़रूर है, 10 बारी कम से कम अच्छे से रिवाइज कर लेना, इतना कि पढ़ते ही बता दो कि रेपो रेट क्या है, ठीक है। ये भी एक मेजर है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो मनी सप्लाई। इट इज़ अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन बोरो मनी फ्रॉम RBI। रेपो रेट से आप जब बोरो करते हो तो वो रेपो रेट होता है। सेंट्रल बैंक भी इंक्रीज कर सकता है रेट, जिससे मनी सप्लाई कर्टेल हो सकती है। जब आपने रेट बढ़ा दिया, लेट सपोज आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, अभी 5% कुछ चल रहा है, अगर 5 से 6% कर दिया है तो बोरिंग कॉस्ट जो बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक्स के लिए और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए RBI से, तो वो हैम्पर करेगा उनका मनी सप्लाई। फिर रिवर्स रेपो रेट का है जिसमें RBI जो है कमर्शियल बैंक से कभी कभार पैसे ले लेता है। इट इज़ द इंटरेस्ट परसेंटेज एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मतलब ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट में। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है, RBI को पैसों की ज़रूरत होती है तो रिवर्स रेपो रेट वाले एग्जाम्पल चलते हैं, दिस इज जनरली लेस कंपेयर टू रेपो रेट। तो ये 4% के अप्रोक्स होगा। अब मेरे से कोई पूछता है कि सर रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फ़र्क है, बैंक रेट इज एप्लीकेबल टू ओनली कमर्शियल बैंक्स, इधर इसमें कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज आर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का एग्जाम्पल, जिसमें कमर्शियल बैंक जो है पैसे लेता है, लेंड करता है किसको, रिजर्व बैंक को, और वैसे जनरली रेपो रेट का होता है जिसमें RBI लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो लर्निंग, राइट। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एज यू माइट बी, सो यू नीड टू प्रेप फॉर योर पेपर 1 एज वेल, ठीक है। पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड पेपर 1 में अगर कभी भी किसी जर्नी में कभी भी किसी फेज पे अटके हुए हैं, सो दैट इज वेयर वी विल हेल्प यू। What you can do is basically claim your free ebook not only for this particular unit but for each and every unit. How? You can basically WhatsApp on this number 9873 907600. Right, it's a free ebook, you can easily download it for free, and if you want to study from scratch, this is a very well defined study material, बिल्कुल अच्छे से explain कर रखा है what you have to study, what exactly is needed, जो जो चीज़ें हैं सब इसमें बता रखा है। So everything what you can do is basically send a WhatsApp on this particular number, claim your ebooks
on all the 10 units for paper 1 सारे का सारा. And if you still need to learn how you have to score well, I have like basically there is my series on YouTube channel of Talent Blazer, as you know because you are here. तो YouTube चैनल पे आपको मेरे को सारी की सारी सीरीज मिल जाएंगी फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, सब कुछ सब है. सो ऑल ऑफ दैट इज एक्सेसिबल एज वेल. ठीक है, पेपर नॉलेज सारी जो बुक्स हैं उसमें स्क्रैच से दे रखा है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड नुआंस्ड फॉर एवरी वन टू लर्न. ठीक है, right. So thank you all for joining, and with your support and with your love, we have been rated this highly well in on the Play Store. And if you're not aware about the app, there is an app of Talent Blazer on available on the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. Right, you can download it for free, and if you like the content that we are providing, you can access and give multiple mock tests for free there. And you will if you haven't rated it yet, definitely give it a rating. And it has been rated uh, by 171 student as of now, and 4.8, and that's definitely a good positive rating. So yeah, if you like the content that we are producing, definitely go and check out Talent Blazer app. That is also for free. If you like the video that I created, do leave a like button, subscribe to the channel so that you get notified whenever I come with the next video, and share this video with your friends who are preparing for this UGC NET examination paper 2 commerce, right? So that they also get notified. And one more important thing, while I was covering today's class, towards the end we discussed so many important things: the monetary policies, contraction, expansion, the monetary policy tools. Each and everything is very important and crucial for you guys to remember for your examination. Examination में वही पार्ट काफ़ी ज़्यादा आता है. आई कवर द बेसिक्स एंड देन आई मूव टू एडवांस. ठीक है, जैसे मैंने बोला था, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब भी, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, राइट? Bell icon queue, because whenever I come up with the next video, you will get notified for the same, right? So that will all for today's class. I will meet you in the next session. For that, as I said, you have to subscribe, so whenever I come up with next video, you get notified for the same. Do download the Talent Blazer app and your free ebook as well, so that whenever you are being troubled, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर होने. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, mention in the comment section. I'll try to get back to you, right? So जब भी possible होगा, so make sure that you leave whatever you think about what we are providing. The feedback will be very helpful. Okay, so thank you all.